शिवाजी महाराज का जो वॉरफेयर था वो गुरिल्ला वॉरफेयर था। मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने वैलीज का, जंगलों का सपोर्ट लेके, क्योंकि औरंगजेब, मुगल, आदिल शाही और निजाम शाही, इनका साम्राज्य, इनकी सेनाएं बहुत बड़ी थी। लाख लाख, 20-20 हजार सैनिक लेके, 2-2 लाख का सैन्य लेके ये आक्रमण कर देते थे। और हमारे महाराज का जो वो था, सैन्य बल था, वो तब डेवलप हो रहा था, क्योंकि वो तो जीरो से आए हुए राजा, जमीन से बने हुए। कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने ये स्वराज्य का संकल्पना रखी थी। तो उनको ये बड़ा क्लियर था कि अगर हम डायरेक्टली जाके फाइट करते हैं, शिवाजी महाराज को ये बड़ा क्लियर था कि अगर हम डायरेक्टली जाके फाइट करते हैं तो हम आज ही हार गए। तो शिवाजी महाराज में एक गुण था कि वो बहुत पेशेंस रखते थे कि आज आक्रमण नहीं करना है, क्योंकि आज वो हमारा दिन नहीं है। वो कई दिनों तक वेट करते थे, उनको दुश्मन को उस एरिया में लेकर आते थे और फिर गुरिल्ला वॉरफेयर के टेक्निक से उनको हराते थे विद वेरी फ्यू वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी फ्यू दिस आर्मी। और मैं आपको नोटिस ये करके देने वाला हूं कि शिवाजी महाराज के मतलब मृत्यु के बाद, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद जो सह्याद्री में जो गुरिल्ला वॉरफेयर चला, उसका पैरेलल स्वरूप अब हम यहां पर जान रहे हैं। एग्जैक्ट नेवी का गुरिल्ला वॉरफेयर कान्होजी आंग्रे ने लाया। और ये एक एस्पेक्ट हमें गौर करना चाहिए कि नेवी का गुरिल्ला वॉरफेयर है, जो आज तक किसी ने कभी सुना नहीं था। ये आज मराठों को नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का पायनियर समझा जाता है। क्या बात। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश शिप्स जो बहुत बड़ी होती थी वो मुंबई हार्बर में आ सकती थी क्योंकि वहां पे ड्राफ्ट उनको मिलता था। राइट। सूरत में जा सकती थी क्योंकि ड्राफ्ट मिलता था। दाभोळ में आ सकती थी या फिर गोवा में जा सकती थी, जहाँ पे समुद्र की गहराई उतनी मिलती है। अदरवाइज उनको समुद्र में खड़ा रहकर किनारे तक दूसरी बोट से खींच के सामान लाना पड़ता था या फिर बोट को खींच के लाना पड़ता था। मराठा उसके विपरीत छोटी बोट्स लेकिन एफिशिएंट बोट्स इस्तेमाल करते थे। और जैसे आपने कहा, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में आपका टेरेन जो होता है वो एक बहुत बड़ा मायना रखता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मराठों के टेरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे क्योंकि यहाँ की लोकल कम्युनिटीज थी। वहाँ मराठा थे, आगरी थे, कोड़ी थे, भंडारी थे, माड़ी थे। तो यहाँ के लोकल लोग होने के कारण उनको लो टाइड और हाई टाइड के दरम्यान डेप्थ कितनी है, समुद्र के करंट्स कैसे हैं, हवा का प्रवाह किधर से आएगा, इन चीजों की बखूबी जानकारी होती थी। जिसके कारण दे वर मच सुपीरियर टू ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस, कि जिनको उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, उनके पास पैराफर्निलिया बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी ऑप्टिमम यूटिलिटी करना उनको आता नहीं था। वेरेज मराठों को कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, वो मराठे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। अगर आपको मैं बताऊं कि मराठों के पास जेनेटिकली मॉडिफाइड लोग थे तो आप सच नहीं मानोगे। नहीं, बट मुझे लगता है कि ऐसा था। लेकिन उसका भी एक कारण मैं बताता हूँ। कान्होजी आंग्रे ने उत्तर कोंकण में जितनी लड़ाइयाँ हुई उनमें 1-to-1 फाइट के लिए उनको मदद करने वाले और उनके लिए लड़ने वाले कौन लोग थे? तो वो फिशरमैन कम्युनिटी यानी कोड़ी लोग थे या फिर आगरी सॉल्ट पैन वर्कर्स। इसलिए आप मुंबई और थाना डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो जितनी कोस्टल जमीनें हैं सारी आगरी लोगों सारी आगरी लोगों के पास है। वो आगरी लोगों के पास क्यों है? आंग्रे राज्य ने आगरियों को किनारे के पास की जमीनें दी क्योंकि वो सॉल्ट पैन लगाते थे, नमक बनाते थे। इन लोगों में समुद्र के पानी में रहने की आदत पुश्तैनी तरीके से डेवलप हो गई थी। हाँ। दूसरी बात, अगर हम पानी की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों पे ग्लेयर आती है, चिलचिलाहट होती है, या समुद्र की हवा में, उमस में हमारी स्किन बर्न होती है। इन लोगों को वो सॉल्ट पैन वर्कर होने के कारण, पुश्तैनी काम होने के कारण वो एडवांटेज था। कान्होजी आंग्रे ने इन लोगों को अपनी नौसेना का
पोर्शन बनाया, उनको अच्छे नेमबाज बनाया। तो ये जो निशानेबाज होते थे वो समुद्र की ग्लेयर भले ही उनकी आंख पे आए, उनकी देखने की क्षमता अच्छी रहती थी कंपेयर टू रेगुलर पर्सन। ओके। तो ब्रिटिशर्स जो ब्लू वाटर नेवी थे, पोर्चुगीज जो ब्लू वाटर नेवी थे, वो जब लड़ने के लिए आते थे तो बीइंग बिगर बोट्स वो समुद्र में गहरे में खड़े रहते थे, मराठा किनारे की तरफ रहते थे, और इतनी सब दौड़ धूप होते होते सूर्य सिर पे आ जाता था या पश्चिम की तरफ जाता था तो ग्लेयर आंखों पे आती थी। तो उस केस में भले ही समुद्र की ग्लेयर आए, लेकिन निशाना अचूक लगाना, सटीक लगाना, ये हमारे आगरी लोगों को अच्छे से जानता है। क्या बात है। तो हर स्किल को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन स्किल, राइट, वो कान्होजी आंग्रे ने किया है। राइट राइट। बहुत ही अमेजिंग है सर, ये सुनते सुनते तो मतलब ऐसा एक पूरा पिक्चर आंखों के सामने बनते जा रहा है तब से कि ब्रिटिशों की बड़ी शीव्स ये वो। सर कब अंग्रेज़ों को पूरा, जैसे वो जो गवर्नर बून थे उनके बारे में कहा जाता है कि जब ये हार हुई तो वो एक लज्जा के मारे ही लेफ्ट इंडिया, भारत को छोड़ के वो वापस चले गए। और उनके बाद एक और गवर्नर है एस्लाबी, उनके साथ एग्जैक्टली क्या ऐसा किस्सा हुआ जो वो भी बुरी तरीके से जलील हुए हैं? एस्लाबी जब चार्ल्स बून यहाँ से चले गए, एस्लाबी जब आए तब ये बात हुई कि एस्लाबी ने सोचा कि अगर पश्चिम में हमें सुरक्षित होना है, क्योंकि देखिए ब्रिटिश यहाँ राज करने आए थे लेकिन उनका बेसिक मोटो था व्यापार, और जो फार ईस्ट से आने वाले उनके गुड्स थे, आपके विदर्भ से आने वाली कपास थी, बंगाल या ढाका की तरफ से आने वाली मलमल थी, इसके लिए नियरेस्ट पोर्ट थे या तो सूरत या मुंबई। राइट। शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटने के उपरांत सूरत की सुरक्षा के बारे में अंग्रेज साशंक थे कि मुगल इतनी औकात नहीं रखते कि उनका माल सुरक्षित रहे। नहीं, बिल्कुल औकात दिखा दी थी महाराज ने। उसके बाद अंग्रेजों ने वहां से अपना जो व्यापार था वो सिमटना शुरू किया और मुंबई की तरफ उन्होंने कंसंट्रेट किया। लेकिन उसमें भी बड़ा एक रोड़ा था मराठे, कि जब तक पश्चिम तट पर मराठे हैं उनको पूरा कलकत्ता से लेके श्रीलंका को चक्कर लगा के बाहर रवाना होना पड़ता था। राइट। तो उनका जो ट्रेवल डिस्टेंस था वो बढ़ जाता था। वैराज अगर पश्चिम उनकी सुरक्षित हो जाती तो बाय रोड या बाय जमीन की तरफ से पूरा माल उनका से आ जाते और यहाँ से सीधा यूरोप जा सकते थे। ये वेस्टर्न इंडिया वाज हैड अ मोर प्रॉक्सिमिटी टू यूरोप देन ईस्टर्न इंडिया। तो इस कारण से अंग्रेजों का बेसिक इंटरेस्ट ये पश्चिम में था, राइट, वहां कलेक्शन और यहाँ से एक्सपोर्ट। अब मराठे जब तक यहाँ थे तब तक तो ये होने से रहा, तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस था। एस्लबी ने कहा कि ये अगर एक ही बार झंझट खत्म करना है तो बड़े तौर पे नेवी बनाई जाए। एक तरीके से अगर आंग्रों को हम नेस्तो नाबूद कर देते हैं तो पहली बात तो पश्चिम सुरक्षित, और उसके बाद का मुख्य ये कि एक डेटरेंट फोर्स क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक सुप्त रेस लगी रहती थी अंग्रेज पोर्तुगीज डच फ्रेंच इनके बीच में भी। तो एक यूरोप में माइट पक्का हो गया, यहाँ हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। एस्लबी ने बहुत बड़ा सब, जिसको अपन तामझाम कह सकते हैं आज के दिनों में, या असला इकट्ठा किया और विजयदुर्ग पर आक्रमण किया। ओके। जब विजयदुर्ग पर आक्रमण किया तो उनको वहां पहुंचने पर पता चला कि ये जो आक्रमण है इट इज अ टोटल फेलियर। विजयदुर्ग पर तोप दागना तो दूर की बात, वहां तक पहुंचना, जीतना फर्स्ट चैलेंज तो वो दूर, वहां तक पहुंचना ही एक चैलेंज था। और जब एस्लबी का बेड़ा पूरी तरह से हारा, और उन दिनों में जब मराठों ने उनको बुरी तरीके से फिर, जिसको अब हिंदी में
सटीक वर्णन करना भी कि उतने शब्द भी बाकी नहीं है मेरे पास। जिस तरीके से मराठों ने उनको परास्त किया है, टोटल ह्यूमिलिएशन कैसे, टोटल ह्यूमिलिएशन। और उसमें उनका अहंकार जो तार तार हुआ, वो बहुत बुरी चीज थी। और उसके उपरांत अगर आपके घर पे कोई आक्रमण करता है तो आप क्या करोगे? सर्वसामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे? हम अपना दरवाजा सुरक्षित करेंगे। राइट। जब एशलेबी को पता हुआ कि विजयदुर्ग पर और कुलाबा पर आक्रमण की तैयारी चल रही है और नौसेना वहां है, तो मराठाओं की जो समुद्र में इधर उधर घूमने वाले जहाज थे, वो मुंबई के मुहाने पे आके खड़े हो गए थे। ओके। तो आप गए किसी को जीतने के लिए हो, इधर खुद का, और आपका घर खुला पड़ा है, तो जो फीलिंग आपको होगा वो उन दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। और आपको मैं बता दूं, पेन नदी है जो आज का एलिफेंटा है ना, मुंबई और एलिफेंटा के बीच में, वो पेन नदी के मुहाने पे अंग्रेज सिर्फ 3 दिन तक रहे। आज मुंबई सब जो अलग अलग टापू है वो रिक्लेम करने के बाद एक मेनलैंड बन गई है। उन दिनों में आइलैंड्स थे, 2 आइलैंड के बीच में भी आना आना बंद हो गया था। ओके। बाहर निकलना तो दूर की बात। तो वो दम इतना जोरदार लग गया था कि एशलेबी ने फिर वहां के धनिकों को इकट्ठा किया। उनको कहा कि मराठे आक्रमण करेंगे, ये कान्होजी कभी भी आ सकता है, हमको यहाँ पे एक फोर्टिफिकेशन वॉल करने की जरूरत है। और गवर्नर ने अपने लिए, खुद के लिए फोर्टिफिकेशन करवाया मुंबई का। ओके। ये चर्च गेट, बाजार गेट वगैरह जो नाम है, ये उस फोर्टिफिकेशन के हैं। ओके, वो जो गेट जो कहता है चर्च गेट। ओके ओके ओके। हाँ। तो ये जो देन है, ये डेटरेंट देन, ये अंग्रेज की है। ओके। और इसके उपरांत अंग्रेज ने एक बहुत अच्छी चिट्ठी भेजी है। हम यहाँ व्यापारी के बतौर आके राज्य करने वाले नहीं हैं। बड़े महाराज ने, यानी शिवाजी महाराज ने हमें आदेश दिया है मातृभू के रक्षण का। राइट। ये हमारी जन्मभूमि है और ये कर्म भूमि है। आप यहाँ व्यापार करने आए हो तो व्यापारियों की तरह से व्यापार कीजिए, अन्यथा इतना ध्यान रखिए, मेरा नाम कान्होजी आंग्रे है। ऐसा उपाय करूंगा कि आने वाली नस्लें मेरा नाम भूलेंगी नहीं। यानी वो इंग्लिश में चिट्ठी भेजी है उन्होंने। आई विल सी टू इट that your coming generation don't forget my name. ओके। उन दिनों में अंग्रेजों को किसी ने ये बताना, itself was a big। राइट। मतलब आप एक व्यूअर्स एक बात को बहुत ही तगड़े तरीके से समझिए। हम जब भी भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, अंग्रेजों का आक्रमण पढ़ते हैं, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो घराने थे, राजघराने, बहुत शौर्यता से लड़े। बहुत, जैसे झांसी की रानी है, उनके बलिदान को हम मतलब कम नहीं आंकेंगे, पर ये सारे लोग हारे, एंड में हारे। हमें ये इतिहास अब तक नहीं बताया गया कि कान्होजी आंग्रे ने कई सालों तक अंग्रेजों को बार बार पटका है, बार बार हराया है। ऐसे सादी हार नहीं थी, वो ह्यूमिलिएट करके हराया है। और ये इतिहास हमारे अब बुक्स में है ही नहीं। मैं उसका अलग हिस्सा भी बताना चाहूंगा। अब धीरे धीरे हम अपने गौरवशाली अतीत का जागरण कर रहे हैं। उसमें हम सोचते हैं कि बाजीराव साहब, जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट जनरल थे, बाजीराव पेशवा दूसरे, बाजीराव प्रथम। ओके। तो बाजीराव साहब ने नर्मदा पार की। राइट। उन्होंने इसको अपना दिल्ली तक वो जाकर दिल्ली तक तो पहुंचे ही, बल्कि राक्षस भवन पे उन्होंने निजाम को हराया और काफी युद्ध जीते। वो ही पराक्रम उनसे पहले कान्होजी आंग्रे का है। ओके। अपने कार्यकाल में 60 वर्ष के कार्यकाल में तकरीबन 40 वर्ष तक उन्होंने अपनी नौसेना का बेड़ा संभाले रखा। 29 युद्ध उन्होंने बैक टू बैक लड़े हैं और वो जीतते गए। और वो बैक टू बैक युद्ध उन्होंने किनसे लड़े हैं? सिद्धि, जो एस्टेब्लिश पावर थी, पोर्चुगीज। हम सोचते हैं कि अंग्रेज ज्यादा दिन रहे, लेकिन पोर्तुगीज उनसे भी पहले आए हैं, 1498 में आए हैं।
हाँ पोर्तुगीज से लड़े जो उनसे क्रूर थे। राइट। अंग्रेज सोफिस्टिकेटेड क्रूर थे, पोर्तुगीज जाहिल थे। ओके। जूइश पोर्चुगीज इंक्विजिशन, आप गोवा के अगर आज गोवा देखते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बतौर, लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार पुर्तगालियों ने किए हैं उनका कोई भी समर्थन ही नहीं हो सकता। ओके। खड़े आदमी को जलाना, खड़े आदमी की स्किन निकालना, खड़े आदमी के नाखून निकालना, जिंदा इंसान के उंगलियां छाटना, जीभ काटना, आंखें सिल देना, ऐसे अत्याचार तो इन पुर्तगालियों ने किए। उसको पूछते थे क्रिश्चियन बनते हो, नहीं क्रिश्चियन बनता तो उसकी आंख निकाल ली। और इनसे लड़ने के लिए कोई यहाँ के राजा क्यों नहीं खड़े हुए कभी? गर्भवती महिलाओं के गर्भ निकाल के काट के उन्होंने बच्चों को खिलाया है। ऐसे तो ये पुर्तगाली और उनकी ये शांतता के संदेश देने वाले मिशनरीज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे उत्तम उनके साथ बर्ताव किया है। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं, प्लीज। जो बारदेश करके जगह है गोवा बॉर्डर पे, वहाँ के जो पारसी पादरी होते थे, पारसी नहीं, ये पादरी होते थे, वो हिंदुओं को बड़े प्रताड़ित करते थे। उनके नाक कान काटते थे, उनको गाय खिलाते थे, उनके पत्थरों मूर्ति तोड़ते थे और वो पत्थर कुएं पे पानी भरने की जगह पे लगा देते थे। बारदेश करके जो जगह है गोवा बॉर्डर पे, वहाँ के ये क्रिश्चियन मिशनरीज, सो कॉल्ड शांति के दूत, वो ये धंधे करते थे। शिवाजी महाराज ने उनके पेस्टर्स और उनको पकड़ के लाया, वो जो फादर्स रहते हैं, उनके नाक कान काटे और सिल दिए। हाँ। और कहा कि अगर इसके बाद किसी हिंदू पर अत्याचार हुआ तो गोवा के हर क्रिश्चियन का यही हश्र होगा। शांति तब तक ठीक होती है जब सामने वाला औकात में रहे। ये पुर्तगाली एक हाथ में क्रूस और बाइबल और एक हाथ में तलवार लेके आए थे। ये तराजू वराजू कुछ नहीं था। ये धर्म श्रद्धा के बिल्कुल अंधे लोग थे और जिसके कारण सर्वाधिक धार्मिक अत्याचार अगर कहीं हुए हैं तो ये गोवा की धरती पे हुए हैं। बाप रे। मतलब आप सोचिए इस चीज को कि कोई बाहर का सत्ता, कोई बाहर की आर्मी आके यहाँ के लोगों को कई सालों तक प्रताड़ित कर रही है। लोकल में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक संगठन नहीं है जो इनके लिए लड़ सके। तब पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण अगर कोई जागरूक होता है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब वो सर गूज़बम्स कहते हैं ना, वो आ रहे हैं ये सब कहते हुए कि पूरे भारत के धरती पे एक वो पैदा नहीं हुआ जिसने इन लोगों को चैलेंज किया। चैलेंज नहीं किया, उनको उनकी भाषा में समझाया। प्रॉब्लम ये थी ना, पुराने हमारे जो राजा, बहुत सारे शूरवीर योद्धा हुए, राजा हुए, इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये मॉरल्स को बहुत हाई रख के युद्ध लड़ते थे। शिवाजी महाराज ये पहले महाराज थे जो पहले राजा बने, जिन्होंने इनको उनकी भाषा में जवाब देना सिखाया कि नहीं, हमें वो धर्म, हमको नीतियों को बाजू में रखना होगा और इन्हें उस भाषा में जवाब देना होगा जो भाषा ये समझते हैं। एग्जैक्टली। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में हम रघुपति राघव राजाराम करते रहे। राइट। रघुपति राघव राजा राम के हाथ में धनुष्य है। हाँ। बुध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा लिखी। साधु सन्यासियों में अगर शक्ति रहती, सामर्थ्य रहता तो वो मंत्र से भी राक्षस जला देते। राइट। लेकिन उन्होंने वो शक्ति जागृत की। उन्होंने राम को कहा कि जो अन्यायी है, अत्याचारी है, उसका निर्दालन करना ही चाहिए। शिवाजी महाराज ने भी वही किया। ये जो आज के जमाने में कहते हैं शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे, शिवाजी महाराज ये थे वो थे, इनको मैं पूछना चाहूंगा, अगर शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष होते और शिवाजी महाराज को कोई भी किसी की भी धर्मावलंबन से कोई आक्षेप नहीं होता तो फिर उनके पास जागीर तो वैसे ही थी। राइट। उनके पिताजी की जागीर थी, पूना में बैठते आराम से अपना अपना राज्य चलाते, फिर वो हिंदवी स्वराज्य क्यों निर्माण किए? राइट। एक रेटोरिक चलता है कई बार, एक हमें परसेप्शन दिया जाता है कि शिवाजी महाराज के सेना में बहुत से मुस्लिम्स थे, या और होंगे भी, कुछ परसेंटेज में होंगे भी, बट वो किसी को अपोज नहीं करते थे। मैं राजे आपसे जानना चाहता हूँ,
आज हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज कारणीभूत है। आप इस सेंटेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने जैसे आपको बताया कि शिवाजी महाराज अगर धर्मनिरपेक्ष होते या फिर जो जैसा चलता है चलने दो वृत्ति के होते, तो फिर गोवा में जाके उन्होंने सप्तकोटीश्वर का जीर्णोद्धार क्यों किया होगा? वो गिराया हुआ मंदिर, सप्तकोटीश्वर का मंदिर पुर्तगालियों ने, मिशनरियों ने गिरा दिया था, मुसलमानों ने उसका ध्वंस किया था, महाराज ने उसकी पुनर्निर्मिति की। समिति पेरुमल का क्या हुआ था? वहां मस्जिद बन गई थी। यहाँ तमिलनाडु की बात हम सोचिए, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, भारत का आखिरी छोर, वहां पर एक हिंदू मंदिर को गिराया जाता है, वहां मस्जिद बनाई जाती है, शिवाजी महाराज अपनी फोर्स वहां भेजते हैं। नहीं, वो कहते हैं, हाँ, पंताजी बोकेल को उनका उस रात्र का पत्र है कि अगर हमारे मंदिर गिराए जाएं और वहां पे कोई अपना प्रार्थना स्थल निर्माण करे और हम उसका सत्ता होने के बावजूद भी अगर उस शत्रु का निर्दालन न करें और अपना मंदिर मुक्त न करें, तो वो सत्ता हमारे लिए लांछन है। कल के सूर्योदय को मैं यहाँ पे मंदिर की नींव रखूंगा, आज ये मस्जिद गिरनी चाहिए, कल का सूर्योदय नहीं देखनी। महाराज का ये विचार, महाराज पागल नहीं थे हर किसी की मस्जिद गिराने को या चर्च गिराने को, लेकिन वो हमारे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी उसका निर्दालन करने के लिए ये उत्तर देना आवश्यक था। करेक्ट। हमें आज तक पढ़ाया जाता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो सुंदर विग्रह मेघश्याम, वो कौन बोलेगा? राइट राइट राइट। हमें राजा राम बताए गए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताया गया, लेकिन वो राम के हाथ में धनुष्य भी है और वो दुष्टों के निर्दालन के लिए है। हम सिर्फ रघुपति राघव राजा राम गाना गा रहे हैं, सामने वाला जब गाए तब हम माने। राइट राइट राइट, हम ही गा रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से सिर्फ डेस्क बजता है। थप्पड़ बजता है, थप्पड़ बजता है। अमेजिंग सर। हम थोड़ा सा, क्या होता है ना, जब भी हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करें, चाहे उस शिवाजी महाराज के 50 साल बाद की हिस्ट्री बात करें, पर महाराज अगर चर्चा में ना आए तो वो चर्चा अधूरी रह जाती है। अगेन कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन, इस्लाबी को कान्होजी आंग्रे, राजा कान्होजी आंग्रे ने पूरा सबक सिखाया, पुर्तगालियों को सबक सिखाया, अंग्रेज़ों को सबक सिखाया। क्या इनका सत्ता संघर्ष कभी मुगलों से भी हुआ? मुगलों से नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जब तक कान्होजी आंग्रे का उदय हो चुका था या वो पावरफुल हो गए थे, मुगल लिमिटेड थे भूभाग तक, मुगलों के पास खुद की नेवी भी नहीं थी। ओके ओके। इतने बड़े मुगल सत्ताधीश थे। औरंगजेब का हरम जब मक्का को जाता था तो ये जो पायरेट्स थे मलबार के, वो उसे लूट लेते थे। तो इसलिए वो उनको उनके रिकॉर्ड्स में है, उनको पैसे बांटता था कि जाने दो करके। तो उसको ये दूसरा चोर मिल गया, चोर चोर मौसेरे भाई, सिद्धि मिल गया। तो ये सिद्धि एस्टेब्लिश हो गए थे सूरत में भी और मुर्र जंजीरा में भी। तो उनका एक औरंगजेब ने ऐसे कर दिया कि भाई आप हमारे नौसेना के प्रमुख। तो उनको टीका लगा दिया। तो डायरेक्ट मुगलों से संघर्ष तो मराठों का नहीं, इनका नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करेंगे तो कान्होजी आंग्रे या कान्होजी आंग्रे के उपरांत भी मराठों का एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों के बतौर कई गुना ज़्यादा सक्षम था। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए कि मुगलों के सिक्के, मुगलों के फरमान, मुगलों के आदेश, मुगलों की सनद, इस हर को काउंटर करने, हर चीज को काउंटर करने के लिए मराठास थे वहां पे। मुगलों के फारसी सिक्के होते थे। कान्होजी आंग्रे वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव हिज मिंट। शिवाजी महाराज के बाद अगर वैयक्तिक दृष्टि से किसी ने अपना चलन चलाया, सिक्का,
हाँ तो वो कान्होजी आंग्रे का अलीबागी रुपया। और मैं अभिमान के साथ बताना चाहूंगा, बड़ी गौरव की बात है, आज हम डॉलर, हमारा रुपया कितना मजबूत हुआ और कितना वीक हुआ इसकी चर्चा करते हैं। अरे आज हमारा रुपया मजबूत हो गया, डॉलर 81 रुपया ही हो गया, कल 85 था, आज 81 हो गया, यानी हमें अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाता है। कान्होजी आंग्रे का 1 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 रुपया अगर तुलना की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपया 20 पैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कान्होजी आंग्रे के सिक्के से अगर जब तुलना होती है तो 1 रुपया 20 पैसे और 1 रुपया, ये प्रोपोर्शन ओके 20 पैसे का वैल्यू इनका ज्यादा था। हाँ। दूसरी मजेदार बात, वो सिर्फ सिक्का नहीं होता, वो आपकी सत्ता का प्रतीक होता है। राइट। कि आपके राज्य में कौन सा रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम या कौन सा रेवेन्यू रिकग्निशन सिस्टम चलेगा। तो हम सिक्का बनाते हैं, इसका मतलब हमारे राज्य में हमारा रेवेन्यू सिस्टम चलेगा। हम राजा है ये प्रस्थापित, ये दिखाने के लिए हमें वो खुद का मिंट चलाना पड़ता था। ओके। तो और ये एक बात समझिए वीवर्स के शिवाजी महाराज के आने से पहले तक सारे के सारे सिक्के, सारे राजपत्र फारसी भाषा में होते थे। शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होंने संस्कृत में अपना मिंट बनाया। और उसके बाद अब हम सुन रहे हैं कि कान्होजी राजे आंग्रे ने अपना एक खुद का सिक्का चलाया। तो इतना गौरवशाली इतिहास महाराष्ट्र का है। शिवाजी महाराज की तर्ज पर ही वो सिक्का था, उसके ऊपर श्री रहता था। ओके। तो छत्रपति शासन के अंडर में ही कान्होजी कान्होजी राजे हर बार उनकी मुद्रा भी जो थी, हाँ, शाहू नृपति प्रीत्या तुकोजी तनु जन्मनः कान्होजी सरखेलस्य मुद्रा जयति सर्वदा। ओके। कि शाहू नृपति के लिए, शाहू नृपति प्रीत्या, ये नहीं कि मेरी खुद की मुद्रा चला रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। तो छत्रपति का मैं सेवक हूं, ये भावना जब तक रही, राइट, तब तक यानी बिल्कुल आखिरी तक, आखिरी सांस तक हमारी निष्ठा, हमारे पूर्वजों की निष्ठा छत्रपति के राज्य से रही, ना कि स्वयं के राज्य के रणनीति के बारे में किसी ने कुछ सोचा। ऐसा नहीं कि वहां पे छत्रपति का शासन थोड़ा सा वीक हो जा रहा है तो मैं खुद को राजा घोषित कर दूं। आखिरी दम तक हम छत्रपति के सेवक थे, हम आज भी मानते हैं कि हम छत्रपति के सेवक हैं। राइट 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 राइट। सर ये जो निष्ठा है ना, ये मिसिंग है सब जगह पे। आज के डेट में बस थोड़ा सा कुछ हो गया कि दल बदल लिए या विचारधारा बदल ली। मतलब कभी कभी दुख होता है कि जिनके जो कभी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अगेंस्ट लड़ रही थी, उनके बेटे आज उनके साथ में जाके बैठ जाते हैं। सब चलते रहता है पॉलिटिक्स में, पता नहीं किस पे कमेंट करे किस पे ना करे। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं रखना चाहता पॉडकास्ट में। पर यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हम ये अब जानना चाहते हैं व्हाट इज INS आंग्रे। कमिंग टू द मॉडर्न डेज, INS आंग्रे स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप आंग्रे। INS आंग्रे भारतीय नौसेना का बेस डेपो शिप, हर बेस को एक शिप के बतौर नेवी में माना जाता है। तो वेस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है, दैट इज नोन एज INS आंग्रे, दैट इज अ बेस डेपो शिप। हिंद महासागर, अरबी सागर से लेके जहां भी दुनिया में भारतीय नौसेना का जहाज चल रहा है, उसका पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट जहां से निकलता है, यानी बैकअप सिस्टम या रीढ़ की हड्डी, वो है INS आंग्रे। क्या बात है, व्हाट अ प्राउड फॉर अस। लुक, आई एम सिटिंग विद सच अ पर्सनालिटी। So Indian Navy recognizes Angre in a very high spirit. Okay. I have got a very good rapport with Indian Navy. I have got a very good association with various admirals and officers. तो एक मैंने देखा है, Indian Navy recognizes Angre as their icon, their secon, their person to look upon at. Okay. इंस्पिरेशन। और नेवल वॉर कॉलेज में मैं भी कुछ लेक्चर्स देने गया था। क्या बात है। गोवा में। हाँ। तो वहाँ जाता रहता हूँ मैं। तो वहाँ भी मैंने देखा जो गौरव वो महसूस करते हैं आंग्रे नाम से,
वो सामान्यतः समझ से परे है। ओके, शायद हम शब्दों में उसको रख नहीं पाएंगे। शब्दों में रख नहीं पाएंगे क्योंकि वो भावना ही अलग है। राइट। और एक बार जो वर्दी पहनता है ना, और जो नेवी की वर्दी पहनता है, वो आंग्रे का मतलब और जिंदगी का मकसद समझ सकता है जब वो पानी में कदम रखता है। ओके सर, इसके साथ एक और स्टोरी चलती है, या शायद बहुत से लोगों को अब भी पता नहीं है। अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत के साथ रहे, इसका एक कारण कान्होजी राजा आंग्रे को माना जाता है। उसका थोड़ा सा अलग कारण है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कलकत्ता से लेकर ब्रिटिश शिप्स आती थी, तो उन दिनों में कान्होजी आंग्रे ने अपने कुछ सैनिकों को और कुछ जहाज़ों को बताया कि ये दक्षिण की तरफ से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, जरा इसका कुछ तो भी आप बंदोबस्त कीजिए, कुछ ध्यान रखिए कहाँ से आते हैं। आज हमारी नज़र में हिंदुस्तान क्या है, बंगाल से लेके कच्छ के हरामी नाले तक का जो एरिया है, सॉरी टू से दैट, उसका नाम ही हरामी नाला है, तो हमारी सीमा है, तो उसको हम हिंदुस्तान मानते हैं। लेकिन कराची से लेके रंगून तक जब हम अखंड हिंदुस्तान देखेंगे, जो उस जमाने का था भारतवर्ष, राइट, तो वहां से देखा जाए तो अंडमान निकोबार बीचों बीच आता है। राइट। सी रूट पे वो बीच में आता है। तो वहां पे मराठे जाके बस गए, कुछ बैठ गए, और फिर वो वहां से ध्यान देते थे कि जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। बर्मा से मद्रास आना हो, उन दिनों में मद्रास कहते थे चेन्नई को, या कलकत्ता से लेके नीचे जा रहा है, लंका की तरफ जा रहा है, मॉरिशस की तरफ जा रहा है, फार ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो अंडमान के सामने से ही जाता था। अच्छा, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे सबसे पहले जो हम कह सकते हैं, जो इंडियन किंग ने या इंडियन कोई अगर फोर्स ने वहां पर अगर कोई जाके बैठे तो वो मराठे थे। टेक्निकली हाँ भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले कौन गया है ये पता नहीं। ओके। लेकिन नॉन हिस्ट्री में तो मराठी पहुंचे वहां। ओके। तो सुनिए ये चीज़ कि मराठा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला, और उसके बहुत बड़े एक पोर्शन 7000 किलोमीटर का जो सागरी पट्टा है उसे प्रोटेक्ट करने वाले, वहाँ पे एक न्यायपूर्ण शासन रखने वाले कान्होजी आंग्रे राजे थे। एक्चुअली जब आते हैं हम न्यायपूर्ण शासन पे, तो वहाँ उस वक्त का, यहाँ से 250-300 साल पहले का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा जात पात पूर्ण था। अब दो अलग जातियों के लोगों को एक साथ काम कराना नियर इम्पॉसिबल पोर्शन था, जो शायद सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। पर उसमें माना जाता है कि कान्होजी राजा आंग्रे का भी बहुत बड़ा योगदान है, या उन्होंने भी एक पैरेलल ऐसा सिस्टम जनरेट किया था। हम जानना चाहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मार्ग दिखाया था उसको ठोक पीट के पक्का करने वाले कान्होजी आंग्रे थे। ओके। क्योंकि शिवाजी महाराज ने जमीनी युद्ध में इन सबको साथ में लड़ाया था। हाँ। आप सोचिए, एक 70-80 फुट की बोट है, ज़्यादा ज़्यादा 125 फुट की बोट होती थी। राइट। उनके ऊपर एक जू भी लड़ रहा है, जिसको शनिवार तेली कहते थे। उसको कोई छूता नहीं था तो उसको बाहर रखते थे उन दिनों में। एक आगरी भी लड़ रहा है, एक कोई भी लड़ रहा है, एक मराठा भी लड़ रहा है, और ब्राह्मण भी है, सीकेपी भी है, माड़ी भी है, और धनगर भी है। सारे वो 70 फुट में, वो 70 फुट में जो एक दूसरे की परछाई से भी दूर रहते थे। उनको कान्होजी ने एक टारगेट दिया कि परछाई बाद में, शत्रु पहले वो है, वो काला साया दूर करो, बाद में आपस का सोचना। और उनको एक गोल दिया, उनको एक एम दिया। और ये जो सब जाति प्रजाति में बटे हुए सैनिक थे, जो हमारा जनमानस था, उनको एक गोल दिया कि ये जाति, पूजा पद्धति, बिहेवियर, खान पान पद्धति, ये सब सेकेंडरी हैं। नेशन कम्स फर्स्ट, एंड प्रोटेक्टिंग योर नेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो शत्रु कौन है वो पहचानो, ये तो तुम्हारा भाई है, वो शत्रु है। तो अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से उन्होंने जिस प्रकार से इन विविध जातियों में बटे हुए लोगों को लड़ाया, उनको यूनाइट किया, एकत्रित किया, इसके कारण आप देखेंगे कान्होजी के कालखंड के बाद आज भी कोंकण में अगर आप देखा जाए, तो जैसे उर्वरित महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में देखा जाता है, जातियों में बटा हुआ समाज है।
यहाँ माड़ी और कोड़ी की शादी हो जाती है, कोड़ी और आगरी की शादी हो जाती है, आगरी और माड़ी की शादी हो जाती है, रोटी बेटी व्यवहार भी है। ओके। तो वो कास्ट सिस्टम कोकण में इतनी रिजिड नहीं रही, उसको डिस्ट्रॉय किया पूरा। डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको काफी डाइल्यूट किया। ओके। उसकी रिजिडिटी काफी कम हो गई। सो दैट वे कोकण इज क्वाइट लिबरल। ओके, राइट। कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ काफी लिबरल हैं। कास्टिज्म उतना प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कोकण के लोगों को स्वयं पूर्ण कान्होजी ने बनाया। ओके। यहाँ देखा जाए तो अंधाधुंध बारिश होती है, राइट, कभी भी चालू हो जाती है, कभी भी शुरू हो जाती है, अंधाधुंध होती है, लेकिन जो कुछ पानी आसमान से आता है 3 घंटे में समुद्र में चला जाता है। दिसंबर में हमारे खेत खलियान सूख जाते हैं। अगले 6 महीने तक हमारे यहाँ पानी नहीं होता। फिर भी आप देखेंगे विदर्भ या मराठवाड़ा के एरिया से अगर तुलना करेंगे, यहाँ किसी किसान ने आत्महत्या किया हुआ आप कभी सुनेंगे नहीं। नहीं, राइट। क्योंकि जो भी मर्यादित संसाधन हैं, आम साल में एक बार आता है, चावल साल में एक बार आता है, वरी या नाचनी साल में एक बार आती है, नारियल होता है, बीटल नट है, जो भी कुछ है उसको संभाल के इस्तेमाल करो। अगले साल आने ही वाला नहीं सोच के इस साल स्टॉक करो। ये जो मानसिकता दी है, क्या बात। हाँ। उस कारण से कोकण का जो यहाँ का स्थानिक जनजातीय व्यक्ति हो, काश्तकार हो या फिर सर्वसामान्य आदमी हो, ही इज नॉट एक्स्ट्रावेगेंट एट ऑल। राइट। वो अपना कुछ तो भी बचा के रखता है। और उसके बाद के कालखंड में आप देखिए, जब मिल वर्कर्स थे, आधे मिल वर्कर्स तो कोकण के थे। मनी ऑर्डर आती थी और मनी ऑर्डर में से आए हुए पैसे भी बचा के वो गणपति को खर्च करते थे। तो ये टेंडेंसी होती है, ये एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि ऋण काढून सण साजरा करू ने, जो कहते हैं कि कभी भी किसी को सिर पे हाथ रखने की अनुमति मत दो। राइट। ये जो टेंडेंसी कान्होजी ने अपने लोगों में एम्बेड की, उसके कारण उनका स्वाभिमान जागृत रहा। तो एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म, उनकी खेती में क्या रिफॉर्म्स हैं। आप यहाँ देखेंगे पैडी फील्ड्स, यानी भात खेती या धान की खेती जो होती है, चावल की खेती, वही छत्तीसगढ़ में होती है, आपके चंद्रपुर वगैरह में भी होती है, तुमसर वगैरह पंजाब में भी होती है। लेकिन सिर्फ कोकण के पैडी फील्ड्स में चावल के साथ मछली, ये कॉम्बिनेशन कान्होजी ने शुरू किया। तो हमारे यहाँ का जिताड़ा फेमस है। तो उससे क्या होता है, जो हाई प्रोटीन डाइट है वो लोगों को मिल जाता है, क्योंकि चावल एक बार होना है, उसके साथ की मछली पकड़ ली, तो कालवण यानी जो ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी का काम बन जाता है। राइट। तो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अच्छा, ये पोर्शन भी कान्होजी आंग्रे ने ही लाया है? कान्होजी आंग्रे के समय से आया है। क्या बात है। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन है। ब्रैकिश वाटर फिश जो है, वो कान्होजी ने खेती में शुरू करवाई। ओके। और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे उनके लेटर्स हैं, क्योंकि उसी से खाद भी बन रहा है, जो हम कह सकते हैं, जो फिश से जो मैन्योर जो आ रहा है, उसी से खाद बन रहा है। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। बहुत ही सर एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन दिस इज। मजा आ गया एकदम। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप सबने मलखाम देखे होंगे। मलखाम इज ए एंशिएंट वे ऑफ एक्सरसाइज। राइट। मैं थोड़ा सा हिंदी साइडर, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के बाहर के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। मलखाम मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है। एक नॉर्मल पब्लिक के लिए थोड़ा सा, क्योंकि क्या हुआ सर, ओवर द पीरियड जो पुराने जो स्पोर्ट्स थे वो पूरे अब छोटे बच्चे या एक जनरेशन जानता ही नहीं, जिसे हम जेन ज़ेड कहते हैं ना, वो अब जानते ही नहीं कि खो खो कैसे खेला जाता है या मल्लखांब क्या है। एक बीच में इतना बड़ा मोटा पोल गड़ा हुआ होता है
और उस पे चढ़ के, उस पोल को ऑयल लगी हुई होती है थोड़ी सी, और उस पे चढ़ के लंगोट बांध के अलग अलग तरीके से एक पोस्चर्स में पोस्चर, जैसे हम योगासन करते हैं वैसे वो पोल के ऊपर योगासन करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दिस इज इट सर, प्लीज कंटिन्यू। सो आप कहीं भी हिंदुस्तान में देखेंगे तो मलखाम 8 फुट के आसपास ऊंचे रहते हैं। 8 फीट तक, राइट? 8 फीट तक। हाँ। सिर्फ कोकण कोस्ट पे मलखाम आपको 12 से 18 फुट तक के मिलेंगे। क्या बात। एंड द रीजन? वो जो हाइट है वो एक बैटल शिप के मास्ट की हाइट है। ओके। हाँ। तो जब 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट होता था तो मराठे अपनी कमर में एक मटका बांधते थे, मटके में आलू, मैश पोटैटो और मक्खन या तेल उसको मिक्स करते थे, तो वो एक ल्यूब्रिकेंट तैयार हो जाता था। आज जैसे ग्रीस होता है उस टाइप का, और वो लेके मलखाम करते करते वो ऊपर जो डोल काठी कहते हैं या मास्ट शिप का, उसके ऊपर तक जाते थे। पुली में से रस्सी काट देते थे और वो मक्खन लगाते हुए नीचे आ जाते थे। ओके। तो जो शत्रु का जहाज होता था वो इमोबाइलाइज हो जाता था। एक बार रस्सी काट दी तो वो शील्ड पूरा नीचे गिर गया, अब वो आगे जा नहीं सकता। और राइट। हाँ। कान्होजी आंग्रे ने ये ट्रिक डेवलप करने के लिए साल भर इन लोगों को प्रैक्टिस रहे, इसलिए मलखाम की ऊंचाई बढ़ा दी। तो ये यूनिक पॉइंट्स हैं। अच्छा सर, वो मक्खन लगा के नीचे आने का क्या कारण हुआ? ल्यूब्रिकेंट। हाँ। तो एक बार मक्खन लग गया, मक्खन और आलू का मिक्सचर लग गया, कि उसके बाद उसके ऊपर चढ़ना नेक्स्ट कोई और चढ़ के वो फिर से बांध नहीं सकता था। ओके। और वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहे, इसलिए आलू मक्खन वाला कार्यक्रम हमारे यहाँ डेली होता था। ओके। कि कभी ना कभी जहाज जीतने के बाद तो वो पुली लगानी है, तो फिर वो चढ़ने की प्रैक्टिस रहे, इसलिए उस टाइप के मलखाम का ट्रेनिंग दिया जाता था। इसलिए 12 से 18 फुट का मलखाम और ये आलू मक्खन लगाना। तो आप दूसरों को तो चढ़ने के लिए पूरा मतलब ये कर दो, बार कर दो और खुद आराम से चढ़ सको। इसलिए आज की तारीख में भी कोकण कोस्ट के यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ गांव हैं जहाँ जन्माष्टमी की दही हंडी वो ग्रीस लगाए हुए मलखाम पे होती है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको दही हंडी बोली तो कहीं भी ये ध्यान में आता है। आजकल ये मॉडर्न दही हंडी है तो 7-8 लेयर्स की शहर में होने वाली क्रेन में टंगी हुई दही हंडी पता है। अपन उत्तर हिंदुस्तान में जाएंगे तो छोटी सी हंडियाँ रहती है जो घर के सीखे में टांगी जाती है। कोकण में ऐसे अलग जगह पे आप देखेंगे आंग्रे और उनके सैनिकों ने, पराक्रमी सैनिकों ने ऐसी ऐसी दही हंडियाँ, जहाज के मास्ट पे दही हंडी, मलखाम पे दही हंडी। ओके। और एक है यहाँ से पास में एक अगराव करके जगह है, वहां अगर आप जाएंगे तो कुएं के बीचों बीच दही हंडी बांधते हैं और उसको कूद के फोड़ते हैं। क्या बात। तो हाई जंप की जो प्रैक्टिस होती है वो भी है। और उसको नारियल वारियल फोड़ने से कुछ नहीं, वो सीधा कूद के सिर से फोड़ना या हाथ में नारियल लेके फोड़ना। ओके। ये भी किया जाता है। और अगर चूक गया तो कुएं में कूद जाएगा। तो अपना जो सैनिक हो उसकी एजिलिटी ऑप्टिमम कैसी रहे, इसके लिए आंग्रे ने प्रयत्न किए थे। तो ये वॉरफेयर की ट्रेनिंग उन्होंने कल्चर में डाल दी। बिल्कुल। और वो डे टू डे बेसिस पर। और वो कितना बड़ा विजन है कि हमको वॉर में क्या काम में आने वाला है, आगे की शिप्स कैसी है, उसके लिए हम लोकली ऐसे कुछ त्योहार, ऐसे कुछ कल्चर स्टार्ट कर दे कि लोग उसको रोज एक्टिविटी में डाले। अरे जबरदस्त विजन। जिसको कहते हैं ना क्या कहेंगे अपना, वॉर रेडी। राइट। वैसे वो इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस दे वर रेडी फॉर अ बैटल। वो कहते हैं ना कि इफ यू स्पेड योर स्वेट व्हेन वॉर इज नॉट हैपनिंग देन योर ब्लड विल बी सेव्ड। राइट। यू डोंट हैव टू शेड योर ब्लड इन द वॉर। तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण कान्होजी राजे आंग्रे है। मतलब इतने बड़े व्यक्तिमत्व जो पूरे भारत के एक पूरे बहुत बड़े पोर्शन में उन्होंने अपना राज्य प्रस्थापित किया, उन्होंने उसे सही न्यायपूर्ण तरीके से चलाया, खुद की एक पैरेलल इकोनॉमी उन्होंने जनरेट करी, क्योंकि पता चलना चाहिए सबको कि ये हमारा राज्य है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पे चलते रहे, एक इतना उज्जवल भव्य व्यक्तिमत्व, और हमने उनकी स्टोरी इतने इंटरेस्टेड तरीके से जानी। सर मतलब
बस पॉडकास्ट एक ख़त्म करने से पहले मैं आप कुछ और एक कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करना चाहेंगे जिससे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था कुछ? हर सत्ता का ध्येय होता है अपना सिक्का जमाना। राइट। कान्होजी आंग्रे या आंग्रों की सत्ता का एकमेव ध्येय था इस राष्ट्र का गौरव प्रस्थापित करना। क्या? मैं नहीं, हम और राष्ट्राय स्वाहा, ये अगर इनिशियल स्टेज में किसी ने किया होगा तो वो कान्होजी आंग्रे और उनके बेटों ने किया है। जिन दिनों में केंद्रीय सत्ता से कुछ भी मदद मिलने की गुंजाइश नहीं थी, हम आशा भी नहीं कर सकते थे, उन दिनों में हम दुनिया के सबसे माने हुए चुनिंदा सागरी सत्ताओं से खुले में जाके भिड़े हैं। उनको कई बार नेस्तनाबूद किया, उनको नेस्तनाबूद किया। और हम गुरिल्ला वॉरफेयर जब कहते हैं तो हमें छुपने की एक गुंजाइश रहती है, बचने की एक गुंजाइश रहती है। जो समुद्र में हमारे वीर जाके लड़े, हमारे कोली लड़े, हमारे आगरी लड़े, हमारे मराठे लड़े, हमारे माली लड़े, वो किस चीज से लड़ रहे थे? वो ब्रिटिशों की गन पावर से लड़ रहे थे। राइट, मच एडवांस वेपन्स, व्हिच वाज मच एडवांस। सो दे वर फाइटिंग गन पावर विथ विल पावर। क्या बात है। So that was the credit, that was the credibility and that was the courage of Marathas. आंग्रों ने वो दिया है। राइट, अमेजिंग। सो एक बहुत ही पावर पैक्ड पॉडकास्ट हुआ है सर, और एक ऐसी हिस्ट्री, ऐसा लगता है कि हर बुक में छोटे बच्चे को पता होना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जो नेवल फोर्स कहाँ से आई भारत की, इतनी पावरफुल रही कि कई बार परकीय शक्तियों को तो नेस्तनाबूद किया ही, पर यहाँ पर भी जो अन्यायकारी शक्तियाँ थी उनको भी कई बार उन्होंने अपनी जगह दिखाई। इसकी स्टडी होनी चाहिए। एक मुझे एक सीरियस नोट पे लगता है, हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो सिर्फ हम हारी हुई हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जीती हुई हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। हाँ, एक हमेशा कहा जाता है कि मराठों का पानीपत हुआ। आप सोचिए, जब रामदेव राय पर आक्रमण हुआ था और यादव साम्राज्य का पतन हुआ तो दक्खन लूटी गई थी। राइट, अलाउद्दीन खिलजी। जब हमारे यहाँ आक्रमण हुआ तो मराठे कहाँ जाके लड़े? पानीपत में। पानीपत में। अब्दाली कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था ना। उसका ट्रैवल डिस्टेंस देखिए 1700 किलोमीटर है, हमारा ट्रैवल डिस्टेंस 1300 किलोमीटर है। तो हमने उसको जाके आधे रास्ते में पकड़ा था। राइट राइट राइट। वो अगर हमारी सीमा में आता तो क्या कोहराम होता, आप सोचिए। तो मराठों ने ये नहीं सोचा कि वो बाहर है, मुगल देख लेंगे, रोहिला देख लेंगे, जाट देख लेंगे। राइट राइट। मराठों ने ये कहा वो हमारी भूमि में आ रहा है, मातृभूमि का रक्षण हमारा जिम्मा है और हम करेंगे। पूरी पीढ़ी कट गई, लेकिन मराठे अपने कर्तव्य से नहीं हटे। राइट, पूरा जनरेशन वहाँ पे, जनरेशन कट गया है। राइट 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 राइट। सोचिए, अब्दाली अगर अंदर तक आ जाता तो क्या होता? हम सीमा पे जाके लड़े हैं। राइट, और वो हमारे पराभव का इतिहास नहीं है, पराजय का इतिहास नहीं है, वो हमारे समर्पण का इतिहास है और हमारी निर्भीड़ता का इतिहास है कि हम आधे रास्ते पे जाके आधे पेट भूखे प्यासे लड़े, फिर भी हमने अपनी सीमा का रक्षण किया। और उस ठंड में, जहाँ पे महाराष्ट्र के उस रीजन में उतनी ठंड नहीं होती, तो मराठे योद्धा जो थे वो वहाँ की ठंड से एक्लेमेटाइज नहीं थे। राइट, फिर भी जाके लड़े। और एक बात समझना होगा, हम कहते हैं कि पानीपत का युद्ध मराठे हारे हैं, ये बात को नोटिस करना होगा कि अहमद शाह अब्दाली वहीं से वापस चला गया, वो आगे बढ़ नहीं पाए उस वॉर के बाद। कौन जीता और कौन हारा वो तो पता नहीं, हिस्ट्री में जो लिख दिया वो लिख दिया। एक्चुअल में अहमद शाह अब्दाली वापस आगे बढ़ ही नहीं पाया कभी, वहीं से उसको वापस लौटना पड़ा। तो हार शायद उस तरफ भी थी, उस युद्ध में कोई जीता ही नहीं। हाँ, अपन ऐसा कह सकते हैं कि उस युद्ध का निर्णय हो ही नहीं पाया, क्योंकि हाँ, दोनों तरफ इतना नुकसान हुआ था कि जीतने वाले को आनंद नहीं था और हारने वाले को दुख नहीं था।
राइट सर, मतलब गूज़बम्स, प्राइड, राष्ट्र का सम्मान, लॉयल्टी, ये सारों का मिक्सचर आज का पॉडकास्ट है। आई एम सो थैंकफुल, इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त विजन आपने पूरी एक पिक्चर हमारे नज़रों के सामने बना के दी है। थैंक यू सो मच सर, दैट्स इट। आप आए, आपका पूरा आभार, धन्यवाद।